हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 हिस्ट्री का। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो कौन किताबें और कब्रें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में 4 चैप्टर करा दिए हैं, तो उनको आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है तो आगे पढ़ते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, पहला हेडिंग है ये। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। ठीक है, ये आपको सभी को अच्छे तरीके से पता होगा कि वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये सीक्वेंस से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद ही आया था, उसके दूसरे नंबर पर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर ये अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो आज से लगभग 3500 साल पहले, यानी 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थना है, तो कितनी बताएंगे हम? 1000 से ज्यादा ऋग्वेद में प्रार्थना है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो इन प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? सूक्त। सूक्त का मतलब क्या होता है? तो सूक्त का मतलब है अच्छी तरीके से बोला गया। सूक्त का मतलब है अच्छे तरीके से बोला गया। ठीक है, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कौन से हैं 3 देवता महत्वपूर्ण? तो पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र और तीसरा है सोम। तो कौन कौन सा है? अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। अग्नि आग के देवता हैं। अग्नि किसके? आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता हैं इंद्र। और सोम एक पौधा है। ठीक है, सोम एक पौधा है। ठीक है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो ये 4 जो ग्रंथ हैं, ये वेद हैं, इनकी रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। तो किस किस में ये याद कराते थे? अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर याद कराते थे, जो कि आज हमारे टाइम में इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, पहले इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता था कि कंठस्थ करवाते थे, यानी सस्वर पाठ द्वारा बोल बोल कर, मतलब सस्वर मतलब बोल बोल कर, पाठ द्वारा कंठस्थ मतलब याद कराते थे। ठीक है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता अधिकांश सूक्तों के रचय सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी आधे से ज्यादा रचयिता, सूक्तों के रचयिता कौन थे? सीखने वाले और सिखाने वाले भी थे। ठीक है, तो रचयिता कौन थे? सीखने और सिखाने वाले भी थे, अधिकांश सूक्तों के रचयिता। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो ज्यादातर पुरुष ही करते थे, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? महिलाओं ने भी की थी। तो हम पूछा जा सकता है उसमें क्वेश्चन में कि ये सूक्तों की रचना महिलाओं ने की थी या नहीं की थी। तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने की थी। तो कुछ रचनाओं की रचना। ठीक है, तो ऋग्वेद की भाषा ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत। प्राक संस्कृत मतलब प्राकृतिक संस्कृत थी। ठीक है, या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो या पढ़ते हैं, ठीक है, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जो हम स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में, इंटर में जो संस्कृत पढ़ते थे, वो उससे थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है, आगे बात करते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, संस्कृत और अन्य भाषाएं। ठीक है, तो भारत की कई भाषाएं, जैसे असमिया, गुजराती, यानी असमिया मतलब पूर्व में, असमिया है पूर्व में, गुजरात पश्चिम में, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। ठीक है, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं, जैसे यूरोप की कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतावली और स्पेनिश। ये तो है क्या है? यूरोप की भाषाएं। ठीक है, और इसी परिवार से जुड़ी है, इन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आरंभ में उसमें कई शब्द एक जैसे थे
उदाहरण के लिए हम बताएं, मात्र, मात्र जो शब्द है वो संस्कृत का है, ठीक है, मात्र संस्कृत। और माँ हिंदी का है, माँ हिंदी शब्द का है, मात्र संस्कृत का है, ठीक है। और मदर अंग्रेजी शब्द का है। तो ये क्या है, भारत की भी भाषा इसमें है, और अंग्रेजी यानी यूरोप की भाषा इसी में है, तो इसी से मिलके बनती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारा एक भारत है, वो एक उपमहाद्वीप है, तो दूसरे परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमने ये मैप बना लिया, ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। तो ये बना लिया है। तो पूर्वोत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर मतलब ये पूर्व हो गया, और उत्तर, इधर इधर जितनी भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो इधर तिब्बत वर्मा भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की, यानी द्रविड़, ये कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। तो ये भाषा कहाँ बोली जाती है, द्रविड़ में। द्रविड़ मतलब साउथ में, दक्षिण में। तो कौन सी बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये भाषाएं यहाँ बोली जाती है, ठीक है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक, यानी झारखंड और मध्य प्रदेश ये बीच में आ गया, ठीक है, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा भाषा कई तरीके की है, और बाहर की भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। अब हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी गई हैं और छापी गई हैं, ठीक है, छाप के फिर लिखी गई, ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। तो ये अच्छे तरीके से समझो, कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था या उनको सुनाया जाता था, ठीक है। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, लिखा, ऋग्वेद लिखी नहीं थी, सिर्फ उच्चारण किया जाता था, ठीक है, और श्रवण किया जाता था, यानी बोल बोल के सुनाया जाता था, बोला जाता था, सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, क्योंकि पहले उच्चारण किया जाता था और सुना भी जाता था। क्यों, ये इसलिए था क्योंकि लिखी नहीं थी, ये किताबें कहीं लिखी नहीं थी, सिर्फ बोला जाता था और सुना जाता था। तो कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। तो इससे पहले उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। इसे छापने का काम 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले हुआ था। तो आगे हेडिंग पढ़ते हैं, क्या है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक है। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, ठीक है, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, जिससे कि उनको आश्वासन प्राप्त होता है, ठीक है। तो भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। जैसे आगे बढ़ाएंगे, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी। तो दो नदी कौन सी है जो देवियों के रूप में पूजित है, व्यास और सतलुज। जो क्वेश्चन में बन सकता है कि दो देवियों के रूप में पूजित नदी कौन सी है, तो व्यास और सतलुज, ठीक है। और विश्वामित्र नामक ऋषि के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, यह है ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना है, ठीक है। भूर्ज वृक्ष की, जो कि हमने पहले पहले चैप्टर में पढ़ रखा है कि भूर्ज वृक्ष की छाल पर, पहले में ही पढ़ रखा है, दूसरे चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। क्या पढ़ रखा है कि भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है सिर्फ ये जो पांडुलिपि बनती थी वो भूर्ज वृक्ष की पहाड़ों पर मिलती थी, ठीक है। लगभग 150 यानी 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। तो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद किया गया, ठीक है। तो इस पांडुलिपि, ये पांडुलिपि है जो इसी को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है।
तो पांडुलिपि कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो इस संवाद को हम आगे पढ़ते हैं कि विश्वामित्र और दो नदियां जो पूजित है देवियों के रूप में। ठीक है, तो क्या है? विश्वामित्र और नदियां, विश्वामित्र और नदियां, इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के, यानी ये तो पहले विश्वामित्र ने बोला है, अब बोल रही हैं देवियां यानी नदियां। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र का बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ। ठीक है, यानी जो रथ चल रहा है उधर पानी आ गया है। ठीक है, तो उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि पानी, रथों के नीचे पानी ना लाओ। ठीक है, तो ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। ठीक है, नदियां बोलती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको, जिससे कि पानी में डूब ना सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ पर इतना मतलब उच्चारण हो गया, और इसी उच्चारण को श्लोका सुनते थे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी, यानी कल्पना है उनकी कि उस क्षेत्र में रची गई होगी, क्योंकि उन्हें पक्का नहीं पता है, लेकिन कल्पना मात्र है कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। किस किस को? घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है, नदियों की तुलना कैसे गई है? घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां कौन कौन सी? एक तो व्यास और सतलज तो हो गई, सरस्वती, सिंधु, और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, ये याद करने लायक है। गंगा और यमुना का उल्लेख गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग है मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो इन सब के लिए अनेक प्रार्थना है, मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और खासकर पुत्रों के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। तो ये तीन चीज आ सकती है कि प्रार्थनाएं किस किस के लिए? मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है, इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चरागा हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो लड़ाई किस तरीके क्यों लड़ाई जाती थी? ये खासकर लड़ाई इसी तरीके से लड़ी जाती थी, मतलब कुछ कारण था। जमीन के लिए लड़ी जाती थी लड़ाइयाँ, और और काय के लिए? फसलों के लिए, जो जैसी जल्दी फसल जो उग जाती थी उसके लिए लड़ी जाती थी, और जमीन हड़पने के लिए। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी लड़ी जाती थी, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युद्ध में युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। जो युद्ध होता था जिनके लिए, पानी के लिए, जमीन के लिए, तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ठीक है, ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। आहुतियां किसको दी जाती थी? देवी देवताओं को। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, तो क्या जाएगी? घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। तो आधे से ज्यादा पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे।
वहां ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। ठीक है, आगे हटेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी लोगों की जो विशेषता क्या काम करते थे, इस शब्द से, इस वजह से उनको विशेषता दी जाती थी। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो ये मेन हेडिंग है। तो किसके आधार पर किया जाता था लोगों की वर्गीकरण? काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, निवास स्थान जहाँ रहता था, या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। तो पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो पुरोहित पुरोहित क्या करते थे? तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, तो जिन्हें ब्राह्मण भी कहते थे। ठीक है, दूसरे लोग राजा थे। ठीक है, जिनके लिए ये यज्ञ होता था। आगे बढ़ते हैं। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे, मतलब न ही ये टैक्स वसूलते थे। ठीक है, प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। मतलब आगे जो हमने लड़ाइयाँ पढ़ी हैं, गौरी, मोहम्मद, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे राजा नहीं थे। ये सीधे साधे राजा थे जो अ, पुत्र बाई पुत्र गद्दी पर बैठते थे। ठीक है, और यज्ञ कराते थे। तो आगे बढ़ते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जन, जन मतलब अ, मनुष्य, या एक मनुष्य के लिए कह सकते हैं, या समाज के लिए कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, इस विषय पर तुम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। इस विषय पर हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम क्या है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद में इन दोनों के नाम मिलते हैं या नहीं, या इन दोनों में से कौन से मिलते हैं। तो आपको कंफ्यूजन करके ये दोनों भी क्वेश्चन ऑप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, विष और जनों के नाम मिलते हैं ऋग्वेद में, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की, सूक्तों की रचना की, वे लोग खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को जो इनके अपोजिट रहते थे, उनको दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है, दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, दास स्त्रीलिंग, दासी, यानी ये पुरुषलिंग है, ये स्त्रीलिंग है दासी। तो स्त्रीलिंग दास या दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में इनका, ये लोग गुलाम हो गए, तो इनका मतलब ही गुलाम हो गया, चेंज हो गया। पहले मतलब दास या दासी उसको बोलते थे जो ये यज्ञ नहीं कराते थे या उनकी दूसरी भाषाएं होती थी, लेकिन अब इसका मतलब बिल्कुल बदल चुका है। तो इन लोगों को अब गुलाम के रूप में बोला जाता है। ठीक है, तो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ठीक है, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, मालिक की जायदाद माने जाते थे गुलाम लोग। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम कौन सा होता है? ये उत्तर, और ये पश्चिम, ये पूर्व। ठीक है, ये दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम का ये वाला हिस्सा जितना होगा ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? उत्तर और पश्चिम, इस साइड में। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो देखते हैं वहां क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी
महापाषाणों की, ठीक है। तो खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो, तो देखते हैं अभी, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये वाला बोला है अगले पृष्ठ के चित्र, ठीक है। तो महापाषाण के लिए, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये शिलाखंड जो अभी हमने देखा है, ये शिलाखंड और आपको दिख रहा होगा इस समय, ठीक है। ये शिलाखंड महापाषाण मतलब, पाषाण मतलब पत्थर, जो हमने एक या दो चैप्टर में आपको पढ़ा दिया कि पाषाण का मतलब पत्थर होता है। ये महापाषाण, महापाषाण मतलब बहुत बड़ा, तो महा मतलब बड़ा, पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने लगाए थे गए थे, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। तो महापाषाण कब्र मतलब जो मर जाता था यहाँ पर, तो उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। तो ये प्रथा कब से शुरू हुई? 3000 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है। ये प्रथा दक्कन यानी दक्षिण दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो दक्कन, दक्कन मतलब दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, यहाँ पर उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर यहाँ पर, ये तीनों हिस्से में, मतलब ये तीनों हिस्से में प्रचलित थी, पश्चिम को छोड़ के, ठीक है। तो उत्तर पूर्व पश्चिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ये महापाषाण इस तरीके से, जैसे कोई यहाँ कब्र है तो इसके साइड साइड में ये पत्थर बिछा दिया करते थे, तो इनको ही महापाषाण के रूप में बोला जाता है, ठीक है। कई बार पुरातत्वविदों को कई बार गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है, इस तरह के जो इस वाले चित्र के लिए लिखा है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। ताबूत मतलब जो मर जाता है उसमें रखने का सामान, ठीक है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पार्ट होल बड़ा है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। इसमें से अंदर जाने का रास्ता भी होता था कमरों में, ठीक है। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो ये समानता है कि जितनी भी कब्रें होंगी उसमें क्या होगा, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों में दफनाया जाता था, साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर, जो मैंने पिछले अध्याय में आपको एक या दो चैप्टर में पढ़ा दिया कि वहाँ का मटका या बर्तन कैसे होते थे। एक मटका लाल कलर का होता था और पूरा लाल, यहाँ पर डिजाइन कर दी जाती थी काले कलर से। तो ये बर्तन जो है उसमें साथ में रखा जाता है, ठीक है। तो काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। तो इनके साथ लोहे के औजार और हथियार भी रख दिए जाते थे। घोड़ों के कंकाली मिले हैं, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं, ठीक है। ये भी उनके साथ कौन कौन से, एक तो मट घड़ा रख दिया जाता था मिट्टी का कोई बर्तन, एक घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने, ये सब चीजें रखी जाती थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ औजार, ठीक है। महापाषाण कब्रों में मिलने वाले लोहे के सामान, ये एक तो ये है लोहे के सामान, और एक ये है बाई और घोड़े के लिए सामान, घोड़े के लिए सामान है ये, ठीक है। नीचे कुल्हाड़ियाँ हैं, ये रहा, और नीचे एक कठार है, ये एक कठार है, ठीक है। तो ये सामान नीचे रख दिए जाते थे कब्रों में। आगे बढ़ते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, ठीक है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। ब्रह्मागरी को खोजो, वहां पर यही चीजें हैं, ठीक है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को बताता है, ठीक है।
तो इससे साफ जाहिर होता है कि कौन राजा था, कौन बड़ा अधिकारी था। इस मतलब से मतलब बड़ा और छोटे के बारे में ये बताता है, ठीक है, कि जिसके पास ज्यादा सोना चांदी रखा जाता था तो कोई बड़ा पुरुष होता था, ठीक है। और जो जिसके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे तो वो छोटा किस्म का आदमी होता था, ठीक है। तो ये मान लिया जाता था, मतलब ये काल्पनिक है, पुरातत्व थे ये मान लिया जाते थे, ठीक है, ये मान लेते थे। तो कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, ये मानना है। कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी, ठीक है। आगे क्या है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो जो कुछ जो ज्यादा कीमती कब्र थी वो खास परिवारों के लिए थे, ये पूछ रहा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, ये वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाद कर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर ये या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनाम गांव को खोजो, तो हम मैप में देख लेंगे, ठीक है। तो यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, तो घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। तो घोड़ पर, ठीक है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था, जैसे इस तरीके से सीधा लेटाकर दफनाया जाता था, ठीक है। उसका सिर उत्तर की ओर, जैसे ये है, तो यूं लेटाया जाता था, तो ये सिर है उत्तर की ओर, यहाँ उत्तर है। और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे, ठीक है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। और बस्ती के बीच में बसा यह घर, बस्ती के बीच में बचा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था, ठीक है। तो इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे, सबके पैर मुड़े हुए थे। तो क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब में कारण बताना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। तो कभी कभी, तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, इसीलिए समस्याएं हो जाती थी, क्योंकि पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो ज्यादातर पता नहीं चलता था कि महिलाओं का कंकाल है या पुरुष का, ठीक है। तो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी अहिस्त्रियों की जांच करना है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता था। तो किस तरीके से समझाते थे, किस तरीके से वो पता लगाते थे? जैसे पुरुष है तो इसका कूला इस तरीके से सादा सिंपल होता था, लेकिन क्या महिलाओं का इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस हिस्से को देखकर पता लगाते थे, ठीक है। तो ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। तो वैद्य कौन थे? चरक नाम के, ठीक है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर? चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता, तो ये सभी को मालूम होगा। तो चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी, ठीक है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है, ठीक है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब ये तो मृत्यु के बारे में, कब्र के बारे में हमने जान लिया था, अब उनके काम धंधे के बारे में जानते हैं। इनाम गांव में पुरातत्व विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिलते हैं। ठीक है, कई जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसवरियां एकत्र भी थीं। ठीक है, अब अन्यत्र पढ़ते हैं। अन्यत्र एटलस में चीन को देखो। ठीक है, तो लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ठीक है, यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, ये वाला। ठीक है, यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। लिपिकारों से राजा लोग इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे, ये सवाल पूछते थे इस तरीके से। क्या फसलें होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। ये मतलब कुछ जवाब मिलने के बाद इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। और भविष्यकर्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। ठीक है, जैसा शायद तुम भी सोच रहे होंगे, ये भविष्यकर्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे के इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है, तो यही हमारा आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम इसके बारे में बताएंगे, इस चैप्टर 5 का, इसी चैप्टर का। ठीक है, तो चैप्टर के बाद सॉल्यूशन कराने के बाद उसके बाद अगला हम चैप्टर अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करना, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को हम अच्छे तरीके से बना सकें। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।